नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण पर बागेश्वर बाबा की चेतावनी, कहा हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार। मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद में के निर्माण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुर्शिदाबाद में जुम्मे के नमाज के दौरान हजारों लोग मस्जिद की नींव रखने पहुंचे। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर भी मौजूद रहे। देश के कई राज्यों में के नेताओं ने इस मस्जिद निर्माण पर नाराजगी जताई। वहीं बागेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस मुद्दे पर चेतावनी जारी की है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, अगर बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने की कोशिश की गई तो देश का हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार है। यह हिंदुओं के खिलाफ विदेशी साजिश है। बंगाल से लेकर कश्मीर तक हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को जल्द ही जवाब दिया जाएगा। उन्होंने इस मसले पर कड़ा रुख अपनाते हुए हिंदू समुदाय को सहज रहने की चेतावनी दी। हुमायूं कबीर ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए का चंदा जमा हो चुका है। उन्होंने बताया कि मस्जिद के लिए कुल 300 करोड़ रुपए का निवेश योजना में है। हुमायूं ने यह भी कहा कि मस्जिद का लेआउट पहले वाले मॉडल से बड़ा और ऊंचा होगा ताकि उसे आधुनिक रूप से तैयार किया जा सके। साथ ही हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। यह 22 दिसंबर को नई पार्टी के गठन की तैयारी में है। उनका मकसद आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करना है। इस मसले को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हमलों में गर्मागर्मी बनी हुई है। अगली खबर, हार्दिक पांड्या की धमाकेदार बल्लेबाजी, घायल कैमरामैन से मुलाकात कर दिखाया बड़ा दिल। अहमदाबाद भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने 19 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज के आखिरी मैच में जबरदस्त पावर हिटिंग का प्रदर्शन किया। उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक बनाया और T20 इंटरनेशनल के किसी भारतीय बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक बनाया। शोल्डर पे गिरा तो टेंशन नहीं। I got really worried inside. It was quite a clean hit. And bang! Away it goes! Oh my God! कुछ नहीं हुआ, लकीली कुछ नहीं हुआ। इट इज लकी एक्चुअली, थोड़ा ऊपर नीचे गिरा होता तो ऊपर। Yeah, God was with me as well. That it didn't go anywhere above that. It hit him at the place where, yeah, it will be bruised tomorrow. But at the same point of time, he was a very lucky man. I'm very grateful that it didn't go higher. And कैसा पता चला? तू देखा? We are generally used to running on the field, treating our players, but today was an interesting day. The cameraman got hit, thankfully, just on the muscle part, nothing on the joint, which was good. I just thought I would say sorry, and at the same point of check in. I've seen him around, all the time throughout my 10 years of cricket. He's been around, but I keep saying hi to him. And I just wanted to make sure he's fine at the same point of time. Very happy that it did not go anywhere else than just a hand. All good. हार्दिक ने कुल 25 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसमें 5 चौके 5 लंबी छक्के शामिल हैं। उनकी इनिंग्स की मदद से भारत ने 5 विकेट पर 231 रन बनाकर मैच में मजबूती स्थित बनाई। अंततः 30 रनों से जीत हासिल कर 5 मैचों की सीरीज 3-1 से जीत ली। मैच के दौरान हार्दिक पांड्या का एक छक्का बाउंड्री लाइन के पास खड़े कैमरामैन को लगा, जिससे वह चोटिल हो गए। हार्दिक ने बड़ी दरिया दिली दिखाते हुए घायल कैमरामैन से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, आइस पैक लगाया और गले भी लगाया। इस घटना की वीडियो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड
ने सोशल मीडिया पर साझा किया। हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद यह कहा कि उनका मकसद हमेशा टीम के लिए योगदान देना है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरा अर्धशतक भारत का दूसरा सबसे तेज है। आउट होने के बाद सोशल मीडिया टीम ने बताया कि मैं खुद पर भरोसा कर रहा था और पहले ही तय कर लिया था कि पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर छक्का मारूंगा। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत, तैयारी और प्लानिंग से सफलता मिलती है। साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले विकेट के लिए क्विंटन डिकॉक के 65 रन की मदद से अच्छी शुरुआत की, लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम लड़खड़ा गई। वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। साउथ अफ्रीका 201 रन पर 8 विकेट ही बना सकी और हार का सामना करना पड़ा। हार्दिक पांड्या ने उनकी धमाकेदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगली खबर, झारखंड में शर्मनाक घटना। एम्बुलेंस न मिलने पर पिता ने 4 साल के बेटे का शव झोले में भरकर घर ले आया। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक दर्दनाक और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। नोवा मुंडी प्रखंड के बालजोड़ी गांव निवासी गरीब आदिवासी पिता डिम्बा चातोम्बा को अपने 4 वर्षीय बेटे की मौत के बाद अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिली। मजबूरी के में उन्होंने मासूम के शव को एक झोले में रखकर पैदल ही घर ले जाना पड़ा। यह घटना राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जानकारी के मुताबिक डिम्बा को 2 दिन पहले अपने बीमार बेटे को चाईबासा सदर अस्पताल में भर्ती कराते हैं। इलाज के दौरान शुक्रवार को बच्चे की मौत हो जाती है। अस्पताल प्रशासन ने बार बार एम्बुलेंस की गुहार लगाने के बावजूद कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। घंटों इंतजार के बाद भी पिता का कोई मददगार सामने नहीं आया। आर्थिक रूप से लाचार डिम्बा ने मजबूरी में अपने मासूम बच्चे का शव झोले में भरकर नोवा मुंडी से बालाजोड़ी गांव तक पैदल ले जाकर परिवार के पास पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने जब यह घटना की जानकारी मिली तो वे हैरान और स्तब्ध रह गए। इस घटना ने केवल एक पिता का दर्द नहीं दिखाया बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की विफलता को भी उजागर किया। स्थानीय लोगों और ग्रामीणों ने सवाल उठाए कि क्या एम्बुलेंस केवल सिफारिश या रसूद वालों के लिए है? गरीब की मौत के बाद भी क्या सम्मान का अधिकार नहीं है? इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और सरकार के दावों पर गंभीर संदेह पैदा कर दिया है और राष्ट्र के स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति को बेनकाब किया है। अगली खबर, ग्वालियर में दर्दनाक हादसा। घर के बाहर धूप सेक रहे 90 वर्षीय बुजुर्ग पर पलटा गिट्टी से भरा डंपर, मौके पर मौत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाड़ोडापुरा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें 90 वर्षीय बुजुर्ग गिरिराज शर्मा की सड़क पर गिट्टी के भरे डंपर के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि डंपर अचानक झुकता है और बुजुर्ग उसके नीचे दब जाता है। जानकारी के मुताबिक गिरिराज शर्मा रोजाना ही की तरह अपने घर के बाहर धूप सेक रहे थे। इसी दौरान सड़क पर से गुजरते गिट्टी से भरे डंपर का संतुलन सड़क पर खोदे गए गड्ढों के कारण बिगड़ गया और वह पलट गया। दुर्भाग्य से बुजुर्ग उसी दिशा में बैठे थे जिससे वे सीधे डंपर के नीचे दब गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी। डंपर चालक वाहन को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर जब्त किया और बुजुर्ग का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर सुरक्षा इंतजाम न होने पर प्रशासन पर कड़ा आरोप लगाया। इनका कहना है कि लंबे समय से सड़क खुदाई का काम चल रहा है, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए। लोग प्रशासन के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अगली खबर, दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल का खुलासा। अलवर पुलिस ने अभ्यर्थी को किया गिरफ्तार।
अलवर राजस्थान दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा में हाईटेक नकल का बड़ा खुलासा हुआ है। अलवर पुलिस ने बहरोड क्षेत्र के बड़ौद गांव में सुरेंद्र सैनी को गिरफ्तार किया है, जो कंप्यूटर हैक कर परीक्षा के उत्तर खुद ब खुद लीक करवा रहा था। इस साजिश में शामिल गैंग ने अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए 7 से 10 लाख रुपए की डील की थी। पुलिस के अनुसार सुरेंद्र सैनी 17 दिसंबर को चितकानी स्थित MITRC कॉलेज में दिल्ली पुलिस ड्राइवर पद की ऑनलाइन परीक्षा देने आया था। परीक्षा के दौरान ऑब्जर्वर को उसके व्यवहार पर शक हुआ। जांच में पता चला कि कंप्यूटर पहले ही हैक किया गया था और बाहर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा उत्तर स्क्रीन पर डलवाए जा रहे थे। अलवर पुलिस ने अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया। पुलिस गैंग के मुख्य सरगना की तलाश कर रही है। इस गैंग की मदद से कई युवाओं को धोखाधड़ी कर दिल्ली पुलिस में भर्ती कराया जाता था। डिप्टी SP शिवानी ने बताया कि गिरफ्तार अभ्यर्थियों के पूछताछ जारी है और तकनीकी साजिश की जांच भी चल रही है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की नकल या हैकिंग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह खुलासा भर्ती परीक्षाओं में साइबर तकनीक का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी किए जाने की गंभीरता को उजागर करता है। अगली खबर, MP पत्नी ने प्रेमी और दोस्तों संग मिलकर करवाई पति की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक युवक की हत्या का रहस्य पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने खुलासा किया कि मृतक राजू उइके की पूर्व पत्नी पूनम उइके ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 16 दिसंबर की है, जब बैतूल के भैंसदेही थाना क्षेत्र के घुगरी गांव में राजू उइके का शव मिलने पर मृतक के पिता ललसू उइके ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर तंत्र और सूक्ष्म जांच के जरिए मामले की तह तक पहुंचा। जांच में यह सामने आया कि पूनम उइके ने अपने प्रेमी सोहेल पिता अब्दुल सलीम और उसके दोस्तों शेख जशीम पिता शेख नजीर एवं शेख फैजान पिता शेख नदीम के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपराध स्वीकार किया। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले की गहन जांच और साक्ष्यों के आधार पर बताया कि यह योजना पूर्व नियोजित थी और सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। घटना ने क्षेत्र में सनसनी मचा दी है और पुलिस सतर्क हो गई है। अगली खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर पायलट ने यात्री पर किया हमला, परिवार सहित 7 साल की बेटी सदमे में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर एक यात्री ने मारपीट का आरोप लगाया है। अंकित दीवान नामक यात्री ने बताया कि पायलट कैप्टन वीरेंद्र ने उनके विवाद के दौरान शारीरिक हमला किया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के समय यात्री अपने परिवार और 7 साल की बेटी के साथ मौजूद थे, जो इस पूरी घटना से सदमे में है। यात्री के अनुसार सुरक्षा जांच के लिए लाइन में खड़े होने के दौरान स्टाफ की ओर से लाइन ब्रेकिंग हो रही थी। जब उन्होंने उसका विरोध किया तो पायलट ने गुस्से में आकर उन्हें पीटा। घायल यात्रियों ने कहा कि उनके खून से पायलट की शर्ट भी सनी हुई थी। इस घटना के कारण उनका परिवार और खासकर उनकी बेटी अब भी डर के सदमे में है। घटना ने तुरंत बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बयान जारी किया और खेद जताया। एयरलाइन ने कहा कि आरोपी पायलट को तत्काल प्रभाव से सभी आधिकारिक जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। कंपनी ने कहा कि यह कर्मचारी किसी अन्य एयरलाइन की फ्लाइट में यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था और विवाद उस समय उत्पन्न हुआ। एयरलाइंस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि जांच के परिणामों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने कर्मचारियों से बेहतर आचरण और पेशेवर व्यवहार बनाए रखने की अपेक्षा जताई है। कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
अगली खबर, यूपी के पूर्व विधायक ने किया ठगी का धंधा, एटीएम से 25,000 रुपए चुराए सीसीटीवी में पकड़े गए। सूरत के उथना रोड स्थित स्टेट बैंक के एटीएम से 25,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आज पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में आरोपियों के पीड़ित का एटीएम कार्ड बदलकर और पिन नंबर चुराकर गुप्त तरीके से पैसे निकाल लिए थे। पटना थाने में 16 नवंबर के रोज एक एटीएम धारक थे, वो अपने कैश विड्रॉ के लिए एटीएम में गए थे। पीछे से 2 आदमी वहां से एंटर होते हैं, जिसमें सीसीटीवी में क्लियर दिख रहा है कि वो लोग पहले जो एटीएम का कैश विड्रॉ है वहां पे जो आरोपी है उन लोगों ने एक सेल लगा के कैश विड्रॉ ना हो सके इस तरह से वहां पे थोड़ी सी इंतजाम किया। जब कोई एटीएम धारक आके कैश विड्रॉ करने के लिए आते हैं और पैसे बाहर नहीं आते हैं तो उनको मदद करने के बहाने वो लोग उनसे बात करते हैं। पीछे रह के तब तक उन्होंने उनका एटीएम कार्ड का जो पिन नंबर है वो देख लिया होता है और उनके पास, आरोपी के पास 10-12 ऐसे अलग अलग एटीएम कार्ड रहते ही हैं। तो जैसे ही उनको मदद करने के लिए उनके साथ आते हैं तो जो अपने पास रहा हुआ जो एक फर्जी एटीएम है वो उनको दे देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। बाहर जाके वही एटीएम जो उनके पास आ गया होता है, एटीएम धारक का ओरिजिनल, उनको उसको यूज करके पिन नंबर तो उन्होंने देख ही लिया था, वहां से वो कैश विड्रॉ कर लेते हैं और इस तरह से एटीएम कार्ड चोरी करके उन्होंने ये गुनाह किया है। दोनों जो आरोपी हैं उनको उत्तर प्रदेश से हम लेके आए हैं, जिसका एक का नाम है अनिल कुमार भगीरथी सरोज, जो परशुरामपुर, मेघोली कला, तालुका रानीगंज और जिला प्रतापगढ़ पड़ता है। तहसील रानीगंज और जिला प्रतापगढ़, वहां से उत्तर प्रदेश से हम लेके आए हैं। उनका दूसरा फ्रेंड है अनिल कुमार, अनिल सिंह उर्फे कालिया ओम प्रकाश सिंह, जो चाइना से का ट्रेन में छोटा मोटा काम करते हैं। वहाँ का जो थाना है वो मोहनगंज देहात लगता है, तहसील वहाँ का सदर लगता है और जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हम दोनों को लेके आए हैं। जो अनिल कुमार भगीरथी सरोज है वो आगे वो विधायक का इलेक्शन लड़ चुके हैं और अभी वो वहाँ के जिला पंचायत में अपक्ष में से उम्मीदवार है। डीसीपी कानन देसाई ने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी। बैंक के सीसीटीवी फुटेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आरोपी की पहचान की गई। इसके बाद पुलिस ने यूपी के प्रयागराज और प्रतापगढ़ में दबिश देकर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी अनिल सरोज ने अपना जुर्म स्वीकार किया। जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि अनिल सरोज प्रतापगढ़ से 2 बार विधायक का चुनाव लड़ चुका है, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। वर्तमान में यह जिला पंचायत का सदस्य है। दूसरा आरोपी अनिल कुमार सिंह हिस्ट्री शीटर है और जिसके खिलाफ ठगी, लूट और धोखाधड़ी के कई मामले यूपी में दर्ज है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और बताया कि उनका आपराधिक नेटवर्क भी खंगाला जा रहा है। अगली खबर, हरियाणा रोहतक में हिमांशु भाऊ और बाबा रिटोलिया गैंग के बीच खूनी फायरिंग, एक की मौत, कई घायल। रोहतक की रिटोली गांव में शुक्रवार शाम को हिमांशु भाऊ गैंग और सन्नी अंकित उर्फ बाबा रिटोलिया गैंग के बीच जोरदार गैंग वॉर हुई। शराब के ठेके पर शुरू हुई फायरिंग ने करीब 57 राउंड चले। घटना में दोनों तरफ के कई बदमाशों को गोली लगी और एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में सन्नी रिटोलिया का साथी दीपक शामिल है, जिसे रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। भाऊ गैंग ने 3 शूटरों में से दीपांशु नामक युवक की मौत हुई, जबकि 2 अन्य का इलाज चल रहा है। सन्नी और हिमांशु के गैंगस्टर मौके से फरार हो गए हैं। फायरिंग की शुरुआत तब हुई जब सन्नी ठेके पर शराब उतार रहे थे और भाऊ गैंग ने शूटरों ने उन पर गोलियां बरसाई। हुआ है रोहतक में, बदमाशी भी आई हैं, क्या मामला? ये रोहतक के अंदर करीब 5-6 बजे के आसपास 2 गैंग के आपस में, हिमांशु भाऊ गैंग और सन्नी रिटोली गैंग के बीच में आपस में क्रॉस फायर हुआ है। क्रॉस फायर होने के बाद एक गैंग का सदस्य पीजीआई में एडमिट है और दूसरे के 2 गोलियां लगी हैं, उनका सदस्य यहाँ ऑस्कर हॉस्पिटल में आके एडमिट हुए थे, जिसमें से एक ब्रॉड डेड हो चुका है, दूसरे का ऑपरेशन चल रहा है। सर कितने राउंड हैं, कुछ क्या मामला? देखिए, अभी एक जो हम लोग को पता चला मृतक है, उसको एक ही राउंड लगा है और उससे वो एक्सपायर हो गया। दूसरा की ऑपरेशन थिएटर में अभी डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितने राउंड फायर हुए हैं। कहाँ का रहने वाले? ये असोदा का रहने वाला है और ये एक पुराना हार्डकोर क्रिमिनल है।
यहाँ जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी तो हमारी टीम्स लगी रही उनके पीछे और हम लोग ने एक वीटी किया था कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर यदि गन शॉट इंजरी का कोई भी पेशेंट एडमिट होता है तो वो ज़रूर हमें बताएं, जिस पर हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ऑस्कर हॉस्पिटल में 2 लोग एडमिट हुए हैं। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी पुलिस हम लोगों को पता चला कि वहाँ 5 लोगों ने इस वारदात को क्रॉस फायरिंग में वो इन्वॉल्व थे और हम लोग उसकी CCTV वेरीफाई कर रहे हैं। हम लोग उनके साइबर सेल की टीम्स भी यहीं हैं, CIAs भी यहीं हैं। हम उनके फ़ोन नंबर से निकलवा के कौन कौन उनको पीछे से सपोर्ट कर रहा था, आगे से सपोर्ट कर रहा था, उन सबको देख रहे हैं और टोल्स पे हम लोग अपनी टीम्स लगाकर उन गाड़ी की और उनको वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है सर। दोनों गैंगस्टर एक ही गांव रिटोली के रहने वाले हैं और इनके बीच पुरानी रंजिश 2021 से चल रही है। इसके चलते भी 3 मर्डर हो चुके हैं। सन्नी और अंकित भाई है, जबकि हिमांशु भाव के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी है। गैंगवॉर में ठेके के पास गाड़ियों और शटर बंद दुकानों पर भी गोलियों के निशान मिले हैं। झज्जर DCP क्राइम अमित दहिया ने बताया कि फायरिंग में गंभीर रूप से घायल युवक PGI में इलाजरत है। पुलिस पूरे इलाके में खोज अभियान चला रही है और दोनों गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। मामले की जांच जारी है और दोनों गैंगस्टर अभी फरार हैं। अगली खबर, यूपी में घने कोहरे का रेड अलर्ट, कई जिलों में विजिबिलिटी रह सकती है 0। उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में मौसम विभाग ने घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश से ज्यादातर हिस्सों में लगातार ठंड बढ़ रही है और कोहरे के कारण सुबह सुबह विजिबिलिटी बेहद कम रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 3 दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। रेड अलर्ट वाले जिलों में प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर देहात, रायबरेली, अयोध्या, सहारनपुर, मेरठ, आगरा, मथुरा और आसपास के इलाके शामिल हैं। इन जिलों में सुबह के समय विजिबिलिटी 0 हो सकती है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित होने की संभावना है। इसके अलावा मिर्जापुर, चंदौली, लखनऊ, बाराबंकी, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में घना कोहरा और ठंड के कारण लोगों की अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में येलो अलर्ट है, जहां मध्यम स्तर पर कोहरा पड़ सकता है। राज्य राहत आयुक्त कार्यालय ने कहा है कि 12 करोड़ से अधिक मोबाइल यूजर्स को मौसम संबंधित अलर्ट भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा कंबल वितरण, लाइट शेल्टर और अलाव जैसी आपातकालीन व्यवस्थाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लोग 1070 हेल्पलाइन के माध्यम से भी तुरंत मदद ले सकते हैं। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।